हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही मेरी? हेलो। हेलो। ये सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। सर बहुत धीरे बहुत धीरे। स्लो है सर, स्लो है थोड़ा सा। स्टार्ट करें हम लोग क्लास? हेलो। यस सर, शुरू कर सकते हैं। ओके ओके ओके। लास्ट जो हम लोग का क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मैनेजरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड हम लोगों ने उसमें और मेथड ऑफ स्टडी डिस्कस किया था जिसमें इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअली जो मेथड हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया उसमें मैंने डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड बताया था, तो थोड़ा सा मैं उसको अगर मैं रिकॉल कर दूं तो डिडक्टिव मेथड में मैंने बोला था कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं और उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि वो जो रिजल्ट है हमारा प्रिंसिपल जो सजेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आया है या नहीं आया है। एक मेथड ये है स्टडी करने का। दूसरा जो मेथड मैंने बताया था इंडक्टिव मेथड, कि इसमें हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं और फिर वो प्रिंसिपल बन जाता है, यानी इंडिविजुअल टू प्रिंसिपल हो जाता है। और डिडक्टिव में प्रिंसिपल टू इंडिविजुअल स्टडी पे है। लेकिन मैंने साथ ही लास्ट में ये बोला था कि मैक्सिमम जो हम लोग का मेथड है वो डिडक्टिव मेथड है, यानी कि कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं और उस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि मेरा जो रिजल्ट आया है स्टडी का वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। तो आज के क्लास में हम लोग वही कुछ प्रिंसिपल, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जिसपे कि हमारे मैनेजरियल डिसीजन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं। तो मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आज डिस्कस करेंगे। कुछ सर्टेन प्रिंसिपल हैं, टोटल 6 प्रिंसिपल हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रिंसिपल्स का वो सेट ऑफ रूल हैं और उस रूल पे हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो डिसीजन, अब यहाँ पे मैं डिसीजन जो बोलूँ तो इसका मतलब मैनेजरियल डिसीजन है, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन है। उन डिसीजन को हम इवेलुएट करते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं कि इस डिसीजन जो है ये कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 6 प्रिंसिपल है, एक एक प्रिंसिपल को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट या इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। अब इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा इंक्रीमेंटल वर्ड पे समझना पड़ेगा और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिसीजन लेंगे, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल जो है वो कैसे हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीमेंटल वर्ड को समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है। तो नॉर्मली जैसा कि टर्म दिख रहा है इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीज हुआ, वर्ड इंक्रीज से ये इंक्रीमेंटल वर्ड बना है। तो इकोनॉमिक्स में दो टर्म हम लोग को समझना पड़ेगा। फर्स्ट हम लोग को टर्म समझना पड़ेगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट और फिर हम लोग को समझना पड़ेगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है।
तो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या है। जब हम कोई बिजनेस करते हैं और कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट होता है। मान लीजिए कि हम मोबाइल बना रहे हैं और हमने मोबाइल का एग्जांपल छोड़ते हैं, मैं डस्टर का एग्जांपल लेता हूँ। डस्टर हम लोग बनाते हैं और 100 डस्टर हम बना रहे हैं और 100 डस्टर बनाने का जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल एक्सपेंसेस, वो 1000 रुपीज आता है। अब यहाँ पे हमने एक डिसीजन, जो ट्रेडिशनल हमारा मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच था उसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं। हमने कुछ डिसीजन लिया कि जो डस्टर हम लोग पहले बनाते थे उसका हैंडल जो होता था वो लकड़ी का हैंडल होता था। अब हमने एक डिसाइड किया कि हम प्लास्टिक का हैंडल देंगे अपने डस्टर में। तो ये हमने डिसीजन चेंज किया। अब डिसीजन चेंज करने के कारण हो सकता है कि कंपनी का कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाए, टोटल कॉस्ट जो वो चेंज हो जाए। हो सकता है कि ये इंक्रीज भी हो जाए और डिक्रीज भी हो जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस लेते हैं कि पहले हम लकड़ी का हैंडल देते थे अपने डस्टर में, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होता था वो 100 यूनिट का वो 10,000 होता था। लेकिन हमने डिसीजन चेंज किया और हमने डिसाइड किया कि अब हम अपने डस्टर में प्लास्टिक का हैंडल देंगे और इसके कारण हमारा टोटल कॉस्ट जो है 100 यूनिट का वो बढ़ के 10,000 से 12,000 हुआ। तो यहाँ पे जो ये 2000 का जो चेंज है, जो ये इंक्रीज हुआ ये 2000, इस कॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट में बी डिफाइन एज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन डिसीजन मेकिंग। हमने कोई डिसीजन चेंज किया या डिसीजन लिया हमने और उसके कारण टोटल कॉस्ट में चेंज हो गया, तो इस चेंज को हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो आपको दिया वो दिया कि हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करने का मतलब हमने लकड़ी के हैंडल को चेंज कर दिया प्लास्टिक के हैंडल से, तो हमने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। तो ये डिसीजन जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने से ही रिलेटेड हो, कोई भी डिसीजन जो कि आपके बिजनेस से है हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जो रॉ मटेरियल परचेज करते थे डस्टर के केस में, जो लकड़ी आप परचेज करते थे एक्स पर्सन से परचेज करते थे, एक्स कंपनी जो उसकी थी सप्लायर थी। आपने अब डिसीजन चेंज किया कि नहीं, हम एक्स से परचेज नहीं करेंगे, हम वाई से परचेज करेंगे। तो यहाँ पे भी डिसीजन चेंज हुआ और इस डिसीजन चेंज के कारण अगर आपका कॉस्ट इंक्रीज होता है तो भी ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही बोला जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और उसको डिसीजन लेने के कारण अगर हमारा टोटल कॉस्ट चेंज हो रहा है तो वो चेंज अमाउंट ही जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब ये तो हमने ये टर्म समझ लिया इंक्रीमेंटल कॉस्ट, लेकिन साथ में दूसरा टर्म भी हमें समझना होगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होगा कि जो रिसीविंग है, और ये रिसीविंग कहाँ से होगी, सेल्स से। इसका एक इक्वेशन दिया जाता है रेवेन्यू का, रेवेन्यू इक्वल टू एस इंटू क्यू। एस रिप्रेजेंट करता है सेलिंग प्राइस और क्यू रिप्रेजेंट करता है सोल्ड क्वांटिटी। तो ये रेवेन्यू होता है। लेकिन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, सेल्स रेवेन्यू से है। और सेल्स रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, तो एस मल्टीप्लाई बाय क्यू। एस होता है हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड क्यू रिप्रेजेंट करता है सोल्ड क्वांटिटी। एस क्यू को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा रेवेन्यू हो गया। अब क्वेश्चन है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या है। तो अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को मैं अपने पुराने एग्जाम्पल को ही एक्सटेंड कर रहा हूँ। पुराना एग्जाम्पल जो मैंने लिया था इंक्रीमेंटल कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वो इस तरह था कि 100 यूनिट बनाया जा रहा है और 100 यूनिट का जो ओल्ड टोटल कॉस्ट था वो था 10,000। लेकिन कंपनी ने क्या किया कि एक डिसीजन लिया था कि अपना हैंडल जो है लकड़ी का हैंडल उसको प्लास्टिक के हैंडल में उसने चेंज कर दिया था। इस कारण उसका कॉस्ट बढ़ के 10,000 से 12,000 हो गया और यहाँ पे 2,000 इंक्रीमेंट कॉस्ट बोला जाएगा। इसी एग्जांपल को मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से। अब एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। पहले जो ये 100 यूनिट बनता था 10,000 रुपीज में, कंपनी इसको बेचती थी 15,000 रुपीज में, यानी कि टोटल रेवेन्यू जो होता था वो 15,000 रुपीज का होता था प्रॉफिट लेके। तो 15,000 हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक यूनिट का प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं 15,000 डिवाइडेड बाई
100, तो 1 यूनिट का प्राइस हमें मिल जाएगा। लेकिन कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया कि प्लास्टिक का हैंडल उसने अब यूज किया, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी यहाँ पे रेट बढ़ा देगी। कंपनी ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। अब जो टोटल रेवेन्यू हुआ वो हो गया आपका 20,000, यानी 20 रुपए पर यूनिट से वो बेचने लगा, तो 200 रुपीज के, तो वो 20,000 हो गया। जो कि पहले इसका रेवेन्यू था वो था 15,000, अब इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो के, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, और प्रोडक्ट का प्राइस इसलिए बढ़ा कि प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया गया है, अब ये हो गया 20,000। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो होगा वो होगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन डिसीजन। तो कितना चेंज हुआ, पहले 15,000 था, अब ये 20,000 हो गया, तो 5,000 का डिफरेंस आया, इंक्रीमेंट हुआ, और इसी 5,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो अब आते हैं हम लोग अपने प्रिंसिपल पे, द इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट या इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। दो टर्म हमने समझ लिया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब ये प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है कि क्या डिसीजन हमारे फेवर में है या नहीं है, ये करता है, एक लाइन में एक रूल देता है, एक स्टैंडर्ड रूल देता है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तो ये कंपनी के फेवर में होगा, अदरवाइज ये फेवर में नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अपने डिसीजन, जो हमने डिसीजन लिया था कि हम जो प्लास्टिक का हैंडल यूज करेंगे, ये डिसीजन कंपनी के फेवर में है या नहीं है, हम इस प्रिंसिपल के बेसिस पे जज करते हैं। और यही तरीका है डिडक्टिव मेथड का, यानी कि एक प्रिंसिपल सेट है। प्रिंसिपल का रूल कहता है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, ये प्रिंसिपल बोल रहा है। अब हमने अपने एक्टिविटी, अपने डिसीजन को इवेलुएट किया उस प्रिंसिपल से, कि प्रिंसिपल जो सजेस्ट कर रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट है या नहीं है, और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। तो यहाँ पे जज करते हैं हम लोग कि जो एग्जांपल मैंने दिया था, यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो मैंने निकाला था वो निकाला था 2,000, क्योंकि 10,000 से ये 12,000 हो गया था, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2,000। और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो मेरे एग्जांपल में हुआ वो हुआ 5,000, क्योंकि 15,000 से ये 20,000 हो गया। तो 5,000 इज ग्रेटर देन 2,000, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल जो रूल सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे फेवर में है, ये डिसीजन कंपनी के फेवर में है, कंपनी ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। अब ये नेगेटिव भी हो सकता था। नेगेटिव यानी कि कैसे, अगर मान लीजिए कि हमने कॉस्ट जो है वो चेंज कर दिया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेरा आ गया 2,000 डिसीजन लेने के कारण, और प्राइस हमने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया था, लेकिन मार्केट में उस प्राइस पे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस प्रोडक्ट को, लोगों ने उसको परचेस करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि इसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है और यूटिलिटी उस लायक है नहीं, तो उन्होंने उसका डिमांड कम कर दिया। डिमांड कम करने के कारण सीधा क्या होगा कि सोल्ड क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी। जो मैं आपको एग्जाम फार्मूला दिया था कि रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, S × Q करके, तो वहां पे Q जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोगों को प्राइस हाई हो गया है और उसकी क्वांटिटी वो कम परचेस करेंगे। तो हो सकता है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो, लेकिन जिस रेट से इंक्रीज होना चाहिए था उस रेट से इंक्रीज ना हो। अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसमें 5,000 इंक्रीज हुआ, 15,000 से 20,000, लेकिन ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि प्राइस तो बढ़ गया लेकिन टोटल रेवेन्यू में हो सकता है कि मामूली सा चेंज हो सकता है कि 15,000 से 16,000 हो। तो अगर 16,000 होता है तो उस केस में क्या होगा कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो होगा वो केवल 1,000 ही होगा। तो 1,000 अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कॉस्ट 2,000 रुपए से बढ़ा और हमारा रेवेन्यू 1,000 से बढ़ा, यानी कि डिसीजन जो लिया गया था हैंडल चेंज करने का वो हमारे फेवर में नहीं है। कॉस्ट हमारा 2,000 से बढ़ा और रेवेन्यू 1,000 से बढ़ा, इसका मतलब कि डिसीजन का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस पे, ये हमारे फेवर में नहीं। तो ये भी हो सकता है कि सेम रेट से बढ़े, यानी कि 2,000 से हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाए और 2,000 से हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाए, तो वो भी फेवर में नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इतना डिसीजन चेंज करने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है बिजनेस पे।
कॉस्ट भी 2000 से इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू भी 2000 से इंक्रीज हुआ, तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे नहीं दिखता। तीसरा कंडीशन भी हो सकता है कि कॉस्ट तो इंक्रीज हुआ, कॉस्ट 2000 से इंक्रीज हुआ, लेकिन जो रेवेन्यू था तो हमारा टोटल रेवेन्यू वो इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज हो गया, यानी कि 15,000 से कम होकर वो 14,000 हो गया। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होने के पीछे रीजन यही है, प्राइस तो आपने बढ़ा दिया लेकिन उस प्राइस पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डिमांड कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई, सोल्ड क्वांटिटी कम हो गई, और सोल्ड क्वांटिटी क्यों कम होने के कारण जो इसका प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आया वो लेस देन 15,000 हो गया। तो उस केस में वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि सॉरी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि वो बढ़ा ही नहीं, वो कम हो गया। तो वो डिसीजन और बेकार होगा, वो डिसीजन हमारे बिजनेस के लिए एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ गया लेकिन रेवेन्यू डिक्रीज हो गया। तो ये हमारा इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट है, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल है, जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करता है, उसको इवेलुएट करने में हेल्प करता है कि जो डिसीजन लिया गया फर्म के लिए, कंपनी के लिए, वो कंपनी के फेवर में है या कंपनी के फेवर में नहीं है। और साथ ही मैंने इसको डिडक्टिव मेथड के लिए भी एग्जांपल सेट कर दिया कि डिडक्टिव मेथड भी यही सजेस्ट करता है कि कुछ प्रिंसिपल है और फिर जो एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी को इवेलुएट करेंगे प्रिंसिपल से कि प्रिंसिपल जो सजेस्ट कर रहा था वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये पहला प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया। उसी तरह दूसरे प्रिंसिपल पे आते हैं हम लोग, सेकंड प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा टाइम पर्सपेक्टिव। टाइम पर्सपेक्टिव, जैसे कि पहला जो प्रिंसिपल हमने इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल देखा वो लॉजिकल था, कंपेयर करके हम देखते थे कि ये कंपनी के फेवर में है या नहीं है। ये जो प्रिंसिपल है टाइम पर्सपेक्टिव, ये एक सजेशन देता है बिजनेसमैन को, बिजनेस पर्सन को, कि जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं या लेना है आपको जो डिसीजन, उसमें टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कौन से डिसीजन हमें शॉर्ट टर्म में लेने चाहिए और कौन से डिसीजन जो है वो लॉन्ग टर्म में लेने चाहिए। तो इसके लिए एक्टिविटी, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्लासिफाइड किया गया। और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि टाइम पर्सपेक्टिव कैसे सजेस्ट करता है कि डिसीजन कैसे लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन कौन होने चाहिए और लॉन्ग टर्म डिसीजन कौन से होने चाहिए। और फॉर एग्जांपल एक डिसीजन आपको लेना है कि रॉ मटेरियल आपकी अपनी कंपनी के लिए, कि रॉ मटेरियल हम किस सप्लायर से परचेज करें, एक्स से परचेज करें या वाई से परचेज करें या जेड से परचेज करें। ये डिसीजन आपको लेना है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करना है और आपको डिसीजन लेना है कि हम एक्स से परचेज करें, वाई से परचेज करें और जेड से परचेज करें। तो टाइम पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे सजेस्ट करता है कि रॉ मटेरियल परचेज करने से रिलेटेड जो डिसीजन है ये शॉर्ट टर्म में लेने चाहिए। इसके लिए ज़्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, क्विक डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप इसके लिए भी अगर ज़्यादा समय लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और मार्केट में आपके प्रोडक्ट का जो डिमांड होगा उस डिमांड को आप टाइमली फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल परचेज करने से रिलेटेड जो डिसीजन है वो लेट कर दिया आपने। तो इस तरह के डिसीजन, रॉ मटेरियल परचेज करने से रिलेटेड डिसीजन, एम्प्लॉय हायर करने से रिलेटेड डिसीजन जो है, इसमें आपको तुरंत और क्विक डिसीजन लेना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी डिसीजन है जिसमें कि आपको टाइम देना होगा, उसको शॉर्ट टर्म में लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको समय देना होगा, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड डिसीजन है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं रांची में, ठीक है, आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में। आप सोच रहे हैं कि मैं बिहार में भी एक यूनिट ओपन करूं अपने बिजनेस का। तो अब ये एक नया इन्वेस्टमेंट है, एक नया बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, नए प्लांट के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह का डिसीजन जो है ये क्विक नहीं लेना चाहिए कि हम आज रात को सोचे और ये 2 दिन में हम अपना भी यूनिट वहाँ पे डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है इस तरह के प्रिंसिपल जो है उसके लिए आपको समय लेना होगा। आपको बिहार में जाना होगा, वहाँ पे जाके आपको एनालिसिस करना होगा कि वहाँ का मार्केट कैसा है, जो आप प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं उसके कस्टमर वहाँ पे कितने हैं और किस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को वो एक्सेप्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कैसी है, क्या क्या प्रॉब्लम में मुझे हो सकती है, उसका सोल्यूशन कहाँ से मिल सकता है। तो इन सारे चीज़ों पे हमें एनालिसिस करनी होगी और फिर जाके इस तरह के इन्वेस्टमेंट हमें इस तरह के डिसीजन
लेने चाहिए। तो टाइम पर्सपेक्टिव बस सजेशन ये देता है कि ऐसे डिसीजन जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, तुरंत और क्विकली उसको डिसीजन ले लेना चाहिए, नहीं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आएगा। जो एग्जांपल मैंने दिया कि रॉ मटेरियल सप्लायर से रिलेटेड डिसीजन लेना है किससे, तो इस तरह के डिसीजन शॉर्ट टर्म में हो जाने चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड जो डिसीजन लेने हैं तो ये डिसीजन लॉन्ग टर्म पे थोड़ा से एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन लेने चाहिए। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है जो केवल आपको सजेस्ट करता है कि शॉर्ट टर्म में कौन से डिसीजन लेने चाहिए और लॉन्ग टर्म में कौन से डिसीजन लेने चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल पे आते हैं हम लोग, और ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको भी थोड़ा समझिएगा। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब इस प्रिंसिपल को समझने से पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले समझा दूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, और फिर कुछ एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट कैसे आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं कि क्या होता है। मैंने बोला कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, और हमारे पास जो है अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हो, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन अल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं उन रिसोर्सेज को यूज करने का। तो हमारे पास ऑप्शन होंगे, लेकिन उस ऑप्शन में से हम कोई एक ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे, और ये सिलेक्शन ही डिसीजन मेकिंग होता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेकेंड बेस्ड अल्टरनेटिव। कॉस्ट ऑफ सेकेंड बेस्ड अल्टरनेटिव, कॉस्ट के जगह आप रिटर्न वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मैं अभी समझा दूंगा कैसे। कॉस्ट और रिटर्न ऑफ सेकेंड बेस्ड अल्टरनेटिव विच इज सेक्रीफाइड फॉर टेकिंग फर्स्ट डिसीजन। आपके पास तीन ऑप्शन है, आपको उसमें से कोई एक पिक करना है, तो आप उसकी रैंकिंग करेंगे, उसको आप सीक्वेंस में लाएंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कौन है, सेकंड ऑप्शन कौन है और थर्ड ऑप्शन कौन है। जब आप रैंकिंग कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो फर्स्ट नंबर पे होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करता है कि बेनिफिट रिटर्न ऑफ कॉस्ट ऑफ सेकेंड अल्टरनेटिव, जिसको आपने सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया। तीन ऑप्शन थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, तो ये कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जो सेकेंड नंबर पे था उसका कॉस्ट या उसका रिटर्न जो है वो फर्स्ट डिसीजन जो आपने लिया है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाएगा। अब मैं इसको एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ये तो थ्योरी हो गया कि कॉस्ट और बेनिफिट और रिटर्न ऑफ सेकेंड बेस्ड अल्टरनेटिव विच इज सेक्रीफाई फॉर द टेकिंग फर्स्ट डिसीजन। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थ्योरी हुआ। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय आप लोग वर्किंग हैं, एक सैलरी आपको पर मंथ मिलती होगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज किसी पर्सन की 1,00,000 रुपए की मंथली सैलरी है, 1,00,000 रुपए वो मंथली अर्न कर रहा है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है कि मैं बिजनेस करूँ। ठीक है, तो उसके पास दो ऑप्शन दिख रहा है, या तो वो अपना अपनी सर्विस कंटिन्यू करे और 1,00,000 रुपए अर्न करता रहे पर मंथ, और दूसरा ऑप्शन ये है उसके पास कि अपनी नौकरी को छोड़ दे और एक बिजनेस स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब प्रायोरिटी उसकी चेंज हो जाती है, और वो क्या करता है कि उसकी प्रायोरिटी जो सर्विस है वो सेकेंड हो जाता है और उसका बिजनेस जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है। तो वो क्या करता है, रिजाइन कर देता है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे वो सेकेंड जो ऑप्शन हुआ वो हुआ इनकी नौकरी, जो सर्विस वो कर रहे हैं, और फर्स्ट जो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मैं बिजनेस करूंगा। तो इस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? जो पर मंथ वो 1,00,000 रुपए सैलरी सेक्रीफाई कर रहे हैं, जो सेकेंड अल्टरनेटिव था इनका, 1,00,000 रुपए जो वो पर मंथ सेक्रीफाई कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइड अमाउंट जो है वो 1,00,000 रुपए पर मंथ इनके बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? एग्जांपल जो मैंने दिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप सेक्रीफाई कर रहे हैं, किसके लिए? फर्स्ट ऑप्शन के लिए। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही फर्स्ट ऑप्शन होगा। आपने बिजनेस को सिलेक्ट किया, तो इस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? जो आप मंथली सैलरी सेक्रीफाई कर रहे हैं, यानी कि एनुअल क्या हो जाएगा? 12,00,000 रुपए उस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं।
एक एग्जांपल ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने का। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं सेविंग के और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए कि मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इक्विटी मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बैंक में एफडी कर सकता हूँ, या एक जमीन का टुकड़ा में परचेज कर सकता हूँ। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। आपने रैंकिंग एनालिसिस की और उसकी रैंकिंग कर ली, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है और थर्ड पे क्या है। तो फर्स्ट पे आपने रखा है, मैं इसको अपने लेवल पे बोलता हूँ, फर्स्ट पे आपने सेलेक्ट किया कि मैं इस अमाउंट को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं। दूसरे पे आपने रखा बैंक में एफडी कर दूं, और सबसे पीछे सबसे नीचे आपने जो रखा वो परचेज ऑफ लैंड रखा तीसरे नंबर पे। तो आपने अपने प्रायोरिटी के बेसिस पर, ये प्रायोरिटी जो है ना पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है। मेरा कुछ और हो सकता है, एक्स का कुछ और हो सकता है, वाई का कुछ और हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं अपने अकॉर्डिंग बताया कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, सेकेंड प्रायोरिटी देता हूँ मैं कि अगर मैं वहां नहीं इन्वेस्ट करूंगा तो बैंक में एफडी कर दूंगा, थर्ड प्रायोरिटी देता हूँ परचेज ऑफ लैंड, अगर बैंक में नहीं एफडी करूंगा तो मैं लैंड परचेज करूंगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन था वो था इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। मैं फर्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, मेरा डिसीजन यही होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ कहाँ पे, शेयर मार्केट में। यानी कि सेक्रीफाई में अब क्या कर रहा हूँ, सेकेंड ऑप्शन। और सेकेंड ऑप्शन में मुझे रिटर्न क्या मिलता, सपोज बैंक में इंटरेस्ट रेट अगर 10% है, 10%, ठीक है, तो 10 लाख रुपए का 10% मुझे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल जाता। तो ये 1 लाख रुपए में सेक्रीफाई कर रहा हूं, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। तो उस इन्वेस्टमेंट का जो मैंने शेयर मार्केट में किया है, उस इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगा वो 1 लाख रुपए होगा, जो मैं सेक्रीफाई कर रहा हूं, जिसको मैं नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि वो अमाउंट जो था मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रिंसिपल पे कि प्रिंसिपल क्या करता है कि कैसे हमें अपने डिसीजन को इवेलुएट करना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है कि रिटर्न फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन शुड बी ग्रेटर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि जो पहला ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है उसका जो रिटर्न है आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका डिसीजन सही है, अगर ऐसा नहीं है तो आपका डिसीजन रॉन्ग है। मैं 2 एग्जांपल दिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, अब उस 2 एग्जांपल को ही समझते हैं कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब जो सबसे सेकंड एग्जांपल जो मैंने दिया था कि मैंने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, सेक्रीफाई किया एफडी इन बैंक, तो मेरा कॉस्ट क्या होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, वो होगा इंटरेस्ट जो मैं सेक्रीफाई किया। तो 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता है 10% के रेट से 1 लाख रुपए एनुअल, 1 लाख रुपए का मैंने सेक्रीफाई कर दिया, ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जो मैंने इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया था, उस शेयर मार्केट का वैल्यूएशन में करता हूं आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, और मुझे पता चलता है कि मुझे 15% का रिटर्न मिलता है, 15% का रिटर्न मुझे मिलता है। तो मैं सेक्रीफाई किया था 10% का इंटरेस्ट अमाउंट, 1 लाख रुपए जो था, लेकिन मुझे मिला अपने ऑप्शन से 15%, यानी कि 5% ज्यादा। इसका मतलब हुआ कि मेरा जो डिसीजन था वो डिसीजन सही था। रिस्क फैक्टर को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके माइंड में हो सर शेयर मार्केट में तो रिस्क है, यहाँ रिस्क नहीं है, तो रिस्क फैक्टर को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बस केवल एक्सप्लेन करने के लिए इस प्रिंसिपल को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 5% ज्यादा मुझे रिटर्न मिला, तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर मैं इवैल्यूएट करूँ तो ये डिसीजन मेरा जो था वो सही था, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न ले रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो पहला एग्जांपल मैंने दिया था कि सैलरीड पर्सन है, 1 लाख रुपए मंथली वो अर्न करता है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, बिजनेस वो करना चाहते हैं और बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि सेक्रीफाई किया उन्होंने 1 लाख रुपए पर मंथ, 12 लाख रुपए एनुअली। तो यहाँ पे 1 साल जब वो बिजनेस अपना ऑपरेट कर ले और अपना प्रॉफिट जब वो कैलकुलेट करें और उनका नेट प्रॉफिट
अगर मान लेता हूं 15 लाख होता है, 15 लाख रुपए, तो ये 15 लाख जो है 12 लाख रुपए से ज्यादा है जो ये सेक्रीफाई किए थे। तो प्रिंसिपल कहता है कि आपका डिसीजन जो है वो सही है, बिजनेस करने का डिसीजन आपका जो है वो सही है, आपने सही लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिजनेस वो करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट भी होता है, उनका जो बिजनेस था 1 साल बाद वो उनका प्रॉफिट शो कर रहा है, और प्रॉफिट शो कर रहा है 10 लाख रुपए का। तो नॉर्मली देखने से तो ये लगेगा कि हाँ बिजनेस बहुत अच्छा है, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है 1 साल में। लेकिन जब आप अपने डिसीजन को इवेलुएट करें तो पता चलेगा कि जब मैं बिजनेस नहीं करता, ये बिजनेस उनका प्रॉफिटेबल है, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट शो कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट शो हो रहा है, नॉर्मल देखने में लगेगा सब ठीक है। लेकिन जब वो पर्सन जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर वो अपने डिसीजन को इवेलुएट करे तो वो सोचेंगे कि 12 लाख रुपए तो मुझे सैलरी से मिल जाता था, तो बिजनेस करने से मुझे 10 लाख ही मिल रहा है, यानी कि 2 लाख रुपए का अभी भी मैं लॉस में हूँ। तो यहाँ पे अगर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट उनका बिजनेस हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस उनका फायदे में है, लेकिन बिजनेस इनका ठीक है, लेकिन इनका डिसीजन ठीक नहीं है। डिसीजन उन्होंने गलत ले लिया है, क्योंकि वो 12 लाख रुपए अर्न कर लेते थे सैलरी से, अब वो बिजनेस से केवल 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल एक लाइन में रूल बताता है कि रिटर्न ऑफ फर्स्ट ऑप्शन शुड बी ग्रेटर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोनों का दो एग्जांपल मैंने लेके इसको समझाया। एक टर्म मैं आपको यहाँ पे भी और समझा देता हूँ इसके अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिंसिपल। मैंने बोला कि अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। इन दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस है। हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दोनों टर्म को समझ लेते हैं यहीं पे। वो प्रिंसिपल नहीं है लेकिन यहाँ समझा दूं क्योंकि इसके साथ टर्म आ गया है, आगे हेल्प करेगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट शो करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट शो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो बुक ऑफ अकाउंट शो नहीं करता, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट इसको माइनस कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग बचता है वो होता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब एक टर्म आ गया इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब दो टर्म है यहाँ पे, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब दोज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे एक्सपेंस जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे आप सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी का रिकॉर्ड होता है, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो उन एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू से, यानी कि जो सेल हुआ है, टोटल रेवेन्यू से हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, यानी कि रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या कहता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट से हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करना होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और जो रिमेनिंग होगा वो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, तो दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, जस्ट अपोजिट, यानी कि ऐसे भी एक्सपेंसेस हैं जो कि बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उन एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है। एक तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैं अभी समझाया आपको, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक एग्जांपल है इम्प्लिसिट कॉस्ट का। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो मैं एग्जांपल आपको दिया था बिजनेस वाला, उस बिजनेस के बुक में आप ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं लिखेंगे कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी छोड़ के आया हूँ, 12 लाख रुपए मेरा वहां से रिटर्न होता था, और उस बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उस 12 लाख को आप माइनस करते हैं या रिकॉर्ड में रखते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसको नहीं करता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये नहीं करता है कि आप उस एक्सपेंसेस को यहाँ पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए करिए। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि ये बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। दूसरा एग्जांपल, अगर आप कोई बिजनेस अपने घर में ही करते हैं, यानी कि वो बिल्डिंग जो है, आपका जो घर है, वो खुद के ही बिजनेस अपने घर में ही करते हैं,
और उसके लिए आपको कोई रेंट तो पे करना नहीं है। तो अपने घर में ही वो बिजनेस करते हैं तो उसका रेंट आपने नहीं पे किया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अगर उस घर को, उस बिल्डिंग को अगर आप रेंट पे देते तो जरूर कुछ पैसे आपको मिलते। मान लीजिए 10,000 का रेंट आपको मिल सकता था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो वो जो 10,000 है उसको, उस बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम कभी अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो लेकिन है तो वो एक तरह का कॉस्ट ही ना, क्योंकि आप उसको सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो वो 10,000 जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा। अगर ये नेगेटिव है तो इसी को इकोनॉमिक लॉस भी बोलेंगे। तो मैं एक एग्जांपल आपको जो दिया था उसी में हम लोग समझ लेते हैं। मैंने बोला था कि जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया उसमें जो 1 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन आपकी सैलरी जो थी वो एनुअल सैलरी जो थी वो 12 लाख, जिसको आपने सेक्रीफाई किया। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो 10 लाख रुपए का है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक लॉस आपको हुआ तो आप क्या करेंगे, आप अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट 10 लाख था, उसमें से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी वो 12 लाख थी, उसको आपने माइनस किया तो पता चला कि 2 लाख तो आप माइनस में है। तो ये जो नेगेटिव फिगर है ना, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक लॉस। ये इकोनॉमिक लॉस हो गया। इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होता है, जब एग्जांपल में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, जब आपके बिजनेस का प्रॉफिट होता है 15 लाख, 15 लाख, तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ 15 लाख और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था 12 लाख। आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 15 लाख से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कीजिए, 12 लाख, 3 लाख, ये 3 लाख ही आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला जाएगा। ठीक है ना। तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है ये तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी है इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि उस पे ही आपको टैक्स वगैरह देना होता है। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हर बिजनेसमैन जो होता है वो इसको कैलकुलेट करता है अपने डिसीजन को इवेलुएट करने के लिए कि उसने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं। तो दोनों मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दिया, साथ में कुछ और टर्म हमने डिस्कस कर लिया कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, और फिर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे हम लोग जाते हैं। सॉरी, ये पीछे हम लोग चले गए। हाँ, इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट। इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, फिर बाद में मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट पे एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉन्सेप्ट, शायद मैं इस स्लाइड में मेंशन नहीं किया हूँ, उसको भूल गया हूँ मैं। मार्जिनल कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग ये इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल समझेंगे। मार्जिनल प्रिंसिपल को समझ लेने के बाद, तो सॉरी मैं वो मेंशन नहीं कर पाया हूँ इस स्लाइड में, लेकिन एक प्रिंसिपल है 6 में बोला था, 5 ही मेंशन है इसमें, एक मिसिंग है मेरे से, आप नोट कर लीजिए अगर नोटबुक हो आपके पास तो। एक प्रिंसिपल है मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल, मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, और फिर हम लोग प्रिंसिपल पे समझेंगे कि कैसे हम डिसीजन इवेलुएट करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है सिंपल, मैं इसको पहले एक डिफिनीशन छोटा सा दे देता हूं, फिर इक्वेशन दे देता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट में बी डिफाइंड एज द change in total cost due to production of one additional unit, इसका मतलब हुआ कि आपका जो टोटल कॉस्ट जो भी है, अगर आप एक और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करें, एक एडिशनल, इस पे ध्यान दीजिएगा, 1 एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करें और उसके कारण टोटल कॉस्ट में जितना चेंज हो जाए, उस चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूं कि स्लाइड में मेंशन नहीं है, मिसिंग है, आप लोग नोट कर लीजिए अगर नोटपैड है तो आपके पास। तो मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल, मार्जिनल कॉस्ट कैसे हम डिफाइन करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट में बी डिफाइन एज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू
प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, ठीक है ना। और एक और थोड़ा सा चेंज करिएगा, एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल नहीं है, मार्जिनल प्रिंसिपल है, मार्जिनल प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मार्जिनल प्रिंसिपल। लेकिन मार्जिनल प्रिंसिपल को समझने से पहले दो टर्म हमें समझना होगा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल कॉस्ट में अभी मैंने समझाया, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि एक यूनिट को इंक्रीज करने से, एडिशनल प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में जितना चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एग्जांपल में ले रहा हूं, मान लीजिए आप 10 यूनिट एक्स प्रोडक्ट का, एक्स एक प्रोडक्ट मैंने ले लिया, एक्स प्रोडक्ट का 10 यूनिट आप बना रहे थे, 10 यूनिट बना रहे थे, और उस केस में जो टोटल कॉस्ट आ रहा था वो आ रहा था 100 रुपीज, 100 रुपए। लेकिन आपने क्या किया कि एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाया, पहले 10 बनाते थे, अब 11 यूनिट आपने बनाया, 11 यूनिट। तो इस केस में क्या हुआ कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो, सॉरी, आपका जो टोटल कॉस्ट जो पहले 100 रुपीज था वो चेंज होके 108 रुपीज हो गया, 108 रुपए हो गया। तो अब यहाँ पे जो चेंज हुआ वो कितने रुपए का हुआ, चेंज डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 108 माइनस 100, 8 रुपीज। तो ये 8 रुपीज ही क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट, एक एडिशनल यूनिट बनाने का एडिशनल कॉस्ट, इस तरह भी हम समझ सकते हैं, एडिशनल कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वन एडिशनल यूनिट, ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल प्रिंसिपल में हमने एक टर्म समझ लिया, मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा टर्म समझते हैं, फिर प्रिंसिपल पे आते हैं। नहीं, पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला भी दे दूं, एक इक्वेशन। मार्जिनल कॉस्ट की थ्योरी आप समझ गए, मार्जिनल कॉस्ट का एग्जांपल मैंने दे दिया, और इसको हम फॉर्मूले में भी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आप लिख लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा इन टोटल कॉस्ट। डेल्टा यहाँ पे चेंज को बताता है, डेल्टा का साइन जो त्रिभुज की तरह होता है, साइन है वो, डेल्टा इन टोटल कॉस्ट यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू यहाँ पे होगा चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी, प्रोड्यूस क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें चेंज। तो मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा टीसी, टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट, या इसको मैं इस तरह बोल सकता हूँ चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब कि चेंज इन प्रोड्यूस यूनिट। एग्जाम्पल जो मैंने लिया था यहाँ पे कि 10 यूनिट पे जब हम बनाते हैं तो 100 कॉस्ट था, और जब 11 यूनिट हम बना रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट जो हो रहा है वो 108। तो डेल्टा टीसी यहाँ पे 8 रुपीज हो जाएगा, और डेल्टा क्यू हो जाएगा 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 यानी कि 1, और 8 डिवाइडेड बाई 1, तो 8 ही आएगा। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, आप इसको इस तरह नोट कर लीजिए, और करके मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑन एन यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑन एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑन n माइनस 1 यूनिट। अब n यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोड्यूस यूनिट है, तो मैंने इक्वेशन बोला था टोटल कॉस्ट ऑन n यूनिट, यहाँ पे 11n हो जाएगा। 11 यूनिट पे हमारा टोटल कॉस्ट था 108, तो 108 माइनस n माइनस 1, n हमारा 11 था, 1 माइनस कर देंगे तो 10, और 10 पे हमारा टोटल कॉस्ट था 100, तो 108 माइनस 108, तो मार्जिनल कॉस्ट इस तरह भी निकल जाएगा। तो दो फॉर्मूले हैं मार्जिनल कॉस्ट का। अब आते हैं हम लोग दूसरे टर्म पे, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि चेंज इन, सेम पैटर्न पे इसको डिफाइन करेंगे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। मैंने वहां पे प्रोडक्शन लिखा था, यहाँ पे बोल रहा हूँ सेल, क्योंकि यहाँ पे हम रेवेन्यू को डिफाइन कर रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू डिफिनेशन क्या बोलता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट, या इसको दूसरे वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं एडिशनल रेवेन्यू फॉर द सेल ऑफ एडिशनल 1 यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो होता है वही हमारा क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल आप 10 यूनिट, जो पुराने एग्जांपल का जो 10 यूनिट, उसको जब हम सेल करते थे तो 200 रुपीज होता था टोटल रेवेन्यू।
लेकिन जो 11th यूनिट हमने बनाया एक्स्ट्रा, उसको भी हमने बेच दिया, यानी 10 यूनिट पे हमें 200 रुपीज का रेवेन्यू था। दूसरा जो मैंने 11 यूनिट जो बनाया था उसको भी बेचा, तब हमारा टोटल रेवेन्यू चेंज होके हो गया 220। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से एक्स्ट्रा रेवेन्यू 20 रुपए का, 20 रुपीज यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला भी उसी तरह है, एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑन एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑन एन माइनस 1। सेम उसी तरह निकाल लेंगे। दूसरा फॉर्मूला भी इसका इसी तरह है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डेल्टा टी आर यानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। यहाँ पे डेल्टा क्यू हो जाएगा सोल्ड क्वांटिटी, यानी कि चेंज इन सोल्ड क्वांटिटी। वहां पे प्रोडक्शन का था, यहाँ पे सेल्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कहता है कि ऑलवेज मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। प्रिंसिपल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कहता क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। एक एडिशनल यूनिट जो आपने बनाया है, उसको एडिशनल यूनिट के बनाने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो कॉस्ट हुआ एडिशनल कॉस्ट, और उसको उस एडिशनल यूनिट को बेचने से जो एडिशनल रेवेन्यू हुआ यानी मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये डिसीजन कंपनी के फेवर में है, आपके फेवर में है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो ये फेवर में नहीं है। यानी कि फेवर कब होगा? इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ये आपके फेवर में होगा। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, ये फेवर में नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आपने इतना एफर्ट किया, एक एडिशनल यूनिट बनाया, उसको सेल किया, लेकिन आपके टोटल रेवेन्यू पे इसका कोई इफेक्ट, सॉरी आपके टोटल एडिशनल रेवेन्यू पे इसका कोई फर्क ही नहीं है। 2 रुपए एडिशनल था तो 2 रुपए का एडिशनल एक्सपेंसेस है तो 2 रुपए का एडिशनल रेवेन्यू भी दिख रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो इसका कोई नेट इफेक्ट आपके बिजनेस में नहीं दिखेगा। लेकिन लॉस कब होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। बनाने का एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया और उसको सेल करने से इनकम आपका कम हो गया, तो ये आपके फेवर में नहीं है। तो ये प्रिंसिपल हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब देखिए अभी और 2 प्रिंसिपल बाकी हैं शायद। एक प्रिंसिपल आपका बाकी है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल या इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट, ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, टाइम नहीं है। और इसके साथ ही एक और प्रिंसिपल डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल बाकी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस जो किया वो प्रिंसिपल में किया, हम लोगों ने इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया या प्रिंसिपल टाइम पर्सपेक्टिव डिस्कस किया, हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया हम लोगों ने, और फिर लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया। तो ये 4 प्रिंसिपल आज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया। एक क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही इस डिस्कशन से। ये इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट या इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल और मार्जिनल प्रिंसिपल जो अभी मैंने डिस्कस किया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हेलो, मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल में एक अलग एक यूनिट बनाने में, एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में जो कॉस्ट आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। और इंक्रीमेंटल में incremental cost is the cost which is incurred on the same product, extra cost incurred in this on the same product. देखिए, हाँ, बेसिक डिफरेंस यही है कि मार्जिनल में केवल हम एक यूनिट के चेंज पे देखते हैं कि एक यूनिट एडिशनल प्रोडक्शन करने से टोटल पे कितना चेंज होता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और इंक्रीमेंटल में डिसीजन चेंज करने का इफेक्ट देखते हैं, प्रोडक्शन का नहीं, डिसीजन। वो डिसीजन किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड बस होना चाहिए। उस डिसीजन को चेंज करने से हमारा बिजनेस पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, हम वो जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग बताइएगा कि हम इसको इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट या इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल पे जज करेंगे या मार्जिनल प्रिंसिपल पे उसको जज करेंगे। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 1000 यूनिट वो बनाती है, 1000 यूनिट, कोई किसी भी प्रोडक्ट का 1000 यूनिट बनाती है, और उस पे जो भी उसका कॉस्ट है, मैं अमाउंट नहीं क्लियर कर रहा हूँ, एक सर्टेन अमाउंट मान लीजिए उसका कॉस्ट है।
कंपनी ने क्या किया कि अब 1000 यूनिट बनाने के बदले वो 2000 यूनिट का प्रोडक्शन शुरू करती है। पहले वो 1000 यूनिट बनाती थी, अब वो 2000 यूनिट्स बनाती है। और इसके कारण क्या होता है, उसका कॉस्ट चेंज हो जाता है, उसका रेवेन्यू भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप किस प्रिंसिपल पे इवेलुएट करेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे इवेलुएट करेंगे कि मार्जिनल पे इवेलुएट करेंगे? इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल। हाँ करेक्ट, इसको हम लोग ये भी डिसीजन देखिए प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, ये डिसीजन भी प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है कि पहले 1000 यूनिट प्रोड्यूस होता था, अब डिसीजन हुआ कि नहीं हम 2000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये मार्जिनल प्रिंसिपल पे नहीं जाएगा, इसका इवैल्यूएशन होगा इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल पे। क्यों होगा? क्योंकि ये डिसीजन चेंज किया गया है, और डिसीजन तो खैर एक यूनिट वाला भी एक डिसीजन ही होता है, लेकिन यहाँ पे बल्क क्वांटिटी चेंज हो रहा है, एक यूनिट नहीं चेंज हो रहा, 1000 से सीधे 2000 यूनिट का डिसीजन हो रहा है। तो इस कारण से हम इसको मार्जिनल प्रिंसिपल पे जज नहीं करके हम इसको इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल पे जज करेंगे, यानी कि हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालेंगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो फेवर में है, इक्वल है तब भी फेवर में नहीं है, अगर कम है तो फिर हमारे लिए डिसीजन सही नहीं है। तो आज हम लोग फिर यही क्लास इतने यहाँ पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। और ठीक है, किसी को कोई डाउट? एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछता हूँ। बैलेंस हाँ हाँ शीट बताइए, में, आवाज आपकी बहुत धीमे लेकिन आ रही है। बैलेंस शीट में एक हाँ आइटम रहता है, कॉस्ट ऑफ हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बैलेंस शीट में जो आइटम रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कॉस्ट, उस टाइप का भी कुछ एक आइटम रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कॉस्ट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कॉस्ट ऑफ, देखिए बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो एसेट्स के रूप में दिखाया गया होगा, हाँ, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस जो होंगे ना उसकी वैल्यू दिखाई जाती है, लेकिन उसका एक्सपेंसेस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, अच्छा। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई फिक्स्ड एसेट हो सकता है, और उसकी वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है, लेकिन जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू जैसे कि कोई ऐसा सामान हमने परचेज कर लिया जिस जो एक ही फाइनेंशियल ईयर तक यूज होगा, लॉन्ग टर्म तक हम उसको यूज नहीं कर, तो वो उस तरह के एक्सपेंसेस जो है ना वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं, डेबिट साइड में। और कोई क्वेश्चन? हेलो? तो ठीक है, फिर आज हम लोग क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो रिमेनिंग प्रिंसिपल और आगे के टॉपिक जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। और सॉरी, एक लोग आनंद गौरव जी लग रहा है मैं ज्वाइन उनको नहीं करा पाया, तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. Thank you, sir. ओके, गुड नाइट, थैंक यू सर। Thank you. नहीं करता है, लगता है एक्सरसाइजेस में सब ज्यादा करता है। नहीं
थैंक